हेलो दोस्तों, आई होप आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम बहुत सही गया होगा। मैं अभी एग्ज़ाम देकर ही निकल रहा हूँ और आई गॉट सेट सी क्वेश्चन पेपर। और एक बार हम बस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बहुत आसान पेपर था, वी डोंट नीड टू वरी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि हम सब ने तैयारी साथ की थी, तो लेट अस क्लोज दिस चैप्टर टुगेदर। पहला क्वेश्चन आर्बिट्रेशन से रिलेटेड था, विच इज़ इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो आर्बिट्रेशन में भी रिटर्न एज वेल एज ओरल, क्योंकि उसको रिटर्न होना चाहिए। वैसे बाकी सब ऑप्शन सही थे। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही में आर्बिट्रेटर में नॉट बी चैलेंज। तो मतलब मेरे हिसाब से ये है, व्हेन ही पोजेसेस द क्वालिफिकेशंस अग्रीड बाय द पार्टी, क्योंकि आर्बिट्रेशन इज़ द चाइल्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर अग्रीमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाफ ब्लड कब होगा। तो व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय डिफरेंट वाइफ्स। ऑल्दो इसको ये मेरा तुक्का था, बट होपफुली सही होना चाहिए, लेट अस सी। अब यहाँ से करते हैं जो जिनके बारे में श्योरिटी है। क्वेश्चन 4, जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड मैरिज। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। उनको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से बाहर होना चाहिए। तो चूँकि नॉट कंसिडर्ड था तो ये सही होगा। सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, ओनली 3 होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बातिल मैरिज, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं आता था, ऑल्दो मैंने इरेगुलर मैरिज मार्क किया है। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिजॉल्व बाय द वाइफ अंडर अ पावर डेलीगेटेड टू हर, ये भी मुझे नहीं आता था, बट अगेन मैंने गेस किया है तलाक़ सुन्नत, लेट अस सी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, याद रखिएगा। अ हिंदू बॉय एंड हिंदू गर्ल में बी मैरिड अंडर, ये दोनों होगा, HMA और SMA दोनों के अंडर। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट राइट ऑफ को पार्सनरी प्रॉपर्टी वॉज मेड अवेलेबल टू डॉटर्स, इट वॉज 2005 अमेंडमेंट, C होगा। व्हाट्स में अपना जो भी मैंने मार्क किया है उसका मैं एक कॉपी इस पर शेयर कर दूंगा इसके कमेंट में। तो इसलिए बस डिस्कस कर लेते हैं, आंसर तो पता चल जाएगा। एज डिफरेंस क्या होना चाहिए बिटवीन द अडॉप्टिव फादर एंड इट अडॉप्टेड डॉटर, 21 ईयर्स फॉर वैलिड अडॉप्शन। तो ये हामा में दिया हुआ है। फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL हुसैन आरा खातून। फादर ऑफ PIL PN भगवती, रिपीटेड है, ये हमने डिस्कस भी किया था कुछ क्वेश्चन पेपर में। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ PIL कैनॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्राइवेट पार्टी, ये भी जो PIL के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो उससे डायरेक्टली फ्लो हो रहा है। इन लाइट ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग PIL कैनॉट बी एंटरटेन्ड। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखो, मैटर्स पर्टेनिंग टू नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन पे PIL होता है, बॉन्डेड लेबर मैटर्स पे भी होता है। अब मैंने तो इसमें D मार्क किया, पिटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस, क्योंकि इस केस में आपके पास कंप्लेंट प्रोसीडिंग कर सकते हैं। आप SP के पास जाइए, वो भी नहीं करता है तो 156(3) में जाइए, PIL करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर D है मेरे हिसाब से। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कहाँ पे इट वॉज हेल्ड दैट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वर एप्लीकेबल इवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एक ही क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहाँ रिकन्सिडर हुआ था, L चंद्र कुमार में। उसके बाद ये जो हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स, सॉरी दोस्तों मुझे नहीं आता है। और व्हाट पेनाल्टीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पर्सन इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स अंडर एडवोकेट्स एक्ट, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months। देन वी कम टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया, किस एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन के अंडर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट प्रिस्क्राइब करती है, इट्स सेक्शन 49 वेयर दे हैव पावर टू मेक रूल्स। देन इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, पूछा है इनकरेक्ट, याद रखिएगा। तो एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैनर इन एनी मैटर इन विच ही इज़ हिमसेल्फ पेक्यूनियरली इंटरेस्टेड, इसमें प्लीड नहीं कर सकता है। चूँकि क्वेश्चन इनकरेक्ट था इसलिए ये आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी में अपील जाएगी BCI के, अगर डिसिप्लिनरी कमेटी स्टेट्स के कुछ ने आपको किया है तो आप अपील करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, अगर उससे आपको अपील जाने तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1% कमेटी कब कन्वर्ट हो जाएगी, इधर प्राइवेट और पब्लिक। इसमें मैंने दोस्तों गेस किया है कि मेरा आंसर D है, अगर उसका पेड अप कैपिटल 1 crore से ऊपर हो जाता है तो। देन व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी, 3 होगा, हमने कल ही डिस्कस किया था आई थिंक 2021 या 2022 के पेपर डिस्कशन में। अच्छा, अब एनवायरमेंटल क्वेश्चन आ गए, ये केस लॉ से रिलेटेड थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था।
किस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कोर्ट ने डिस्कस किया और किस में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन डिस्कस किया। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, सो मैंने एक ऐसा लिया, मुझे दोनों में से कोई एक तो इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन लग रहा था, इसलिए मैंने दोनों को वही मार्क कर दिया ताकि दोनों में से कोई एक सही हो जाए। बट आप इसको बताइएगा क्या है आंसर देखकर। लेकिन मैंने दोनों इनमें इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन मार्क किया है। कल हमने ये केस डिस्कस किया था, सेक्शन 66 से केस में कोर्ट ने अनल किया था श्रेया सिंगल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आईटी एक्ट से कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर, कहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन इसका आंसर होगा, तो दैट वोंट बी एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर। फिर मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में कितने की अमेंडमेंट के बाद 6 महीना हो गया। 6 महीना मतलब एक महीने में लगभग 4 वीक होते हैं, तो 26 वीक्स होगा, 4 6 या 24 और उसमें 2 एक्स्ट्रा, तो क्योंकि हर 28 दिन का मतलब ही 4 वीक होता है, तो ये हो गया। देन वी कम टू यहाँ पे आ जाते हैं फॉर व्हाट ड्यूरेशन वुमन एंटाइटल्ड टू लीव फॉर वेजेस, जो कि ट्यूबेक्टॉमी जिसने कराया है। सॉरी दोस्तों मुझे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन भी मुझे उतना नहीं आता है कि फैक्ट्री एक्ट से क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स ओरिजिनली एम्प्लॉयड इन एन फैक्ट्री, जहाँ पे एक कैंटीन होना चाहिए, आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से था, वैसे तो हमने इसको पढ़ा था लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा था कि अमंग डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कौन नहीं आता है, सुपरवाइज़र नहीं आता, लेकिन सैलरी क्या होनी चाहिए। मैंने इसमें 10,000 गेस किया है, हो सकता है गलत हो, 6,000 भी हो सकता है, तो आप बताइएगा। फिर ये जो टॉर्शियस लाइबिलिटी के बारे में जो स्टेटमेंट है, आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो दिस। ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल, डैमनम साइने इंजूरिया, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। अब इसमें मुझे गेस करना पड़ा, सेक्शन 128 मुझे लगा इसका होना चाहिए, कुछ गलत हो तो आप बताइएगा। कंज्यूमर राइट्स कितने हैं, 6 कंज्यूमर राइट्स हैं अंडर 2019 एक्ट। वो बॉडी कौन सी कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, इट्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, काउंसिल नहीं, काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है लेकिन वो बस एडवाइजरी बॉडी है। लेकिन ये जो एडवाइजरी तो ये भी है, लेकिन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नो टैक्स, ये है आर्टिकल 265। फिर ये दोबारा रेपिटेशन है, हमने डिस्कस भी किया था पुराने वीडियोज़ में। प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर अगर 31 मार्च 2020 कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसके लिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए। आई एम सॉरी मुझे नहीं आता था, आपको आता हो तो आप बता दीजिए। वैसे मैंने इसका आंसर गेस किया है कि 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 ही होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो रेसिडेंट कब माना जाएगा, 182 डेज़ रहा है, तो बी इसका सही आंसर है। इनकम इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, ये तो याद रहना चाहिए, अगर आपको नीट में जगा कर भी कोई पूछ दे तो 2(9) ही होगा इसका आंसर। उसके अलावा फ्रॉड क्या नहीं है, इज़ नॉट, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 41, नियर साइलेंस इफ़ देयर इज़ नो ड्यूटी टू स्पीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये अगर सपोज़ इसमें ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है, ये इलस्ट्रेशन से उठाया गया था, तो इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, जिसको डिसीव किया गया है, तो फ्रॉड इसमें हुआ है और जो डिफ्रॉडेड पार्टी है उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द डिक्री मेड एट हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट, परपेचुअल इंजंक्शन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद स्टिपुलेशन पेनाल्टी नहीं है, पेनाल्टी की बात सेक्शन 74 में ही की गई है, क्योंकि 73 में तो कोई पेनाल्टी की बात की नहीं, वो तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है, और 75 से ऑनवर्ड्स को बहुत सारे सेक्शन सोगा ने रिपील कर दिया था, तो 74 ही इसका आंसर होगा। डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 63A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 9% है। सेक्शन 63A उससे डील करता है कि सपोज़ आपने अपनी प्रॉपर्टी मुझे मॉर्गेज की है, मैंने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिए, तो उसके लिए पैसे आपसे मैं लूँगा, और आप नहीं दे रहे हैं तो मैं इंटरेस्ट लूँगा एट द रेट 9%। फिर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 17 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता था, इट इज़ लॉन्ग मैक्सिमम ऑफ लाइफ ऑफ ट्रांसफरर एंड 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अब इसमें पहले में लाइफ ऑफ ट्रांसफर ही दिया हुआ है, तो इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर बी होगा, पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हुंडी, बाकी तीनों हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द NI एक्ट। उसके अलावा
वॉट रेट, अगला क्वेश्चन 48 की अंडर NI एक्ट एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशनड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये होगा 18%, सेक्शन 80 ऑफ NI एक्ट में दिया हुआ है। उसके बाद विद इन वॉट पीरियड फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन, अगर लैंड एक्विजिशन में अवार्ड नहीं इट हैज़ बीन मेड टिल देन तो वो लैप्स हो जाएगा। इट इज़ 12 मंथ्स। अगर आप ये एक्ट ले गए होंगे तो आपको देख किया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट, सिर्फ एक क्वेश्चन था इससे। मिनिमम परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज जिनसे कंसेंट मिलना चाहिए 80% है, ये हमने कल ही डिस्कस किया था। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, अगली बार आप कभी भी AIB दीजिए, आप रिपीटेड क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कम से कम 10 क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। एक IPL टीम कंपनी टू सेल इट्स ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स लोगो डाल रही है, तो इसलिए ट्रेडमार्क हो उसे प्रोटेक्ट करेगी। पेटेंट्स लास्ट फॉर 20 ईयर्स अनलेस एवरग्रीनिंग कराएं, तो इंडिया में एवरग्रीनिंग मना है। Then we come to the concept of freedom of trade and commerce। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में आपको बताया भी था, ये भी आप हमारे वीडियो से आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशू टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, रिट ऑफ मैंडेमस। हाँ मैम बस 2 मिनट। अगला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हिंदी ट्रांसलेशन आया था, मतलब कहा गया था करने को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडमार्क जजमेंट ऑन कलरेबल लेजिस्लेशन। वैसे मुझे याद ये भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने इसका आंसर स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह मार्क किया है, क्योंकि उन दिनों राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी, और मुझे लगता है कोई लॉ बनाया गया था अंडर द गार्ब ऑफ कुछ और करने के चक्कर में इनकी राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रही थी। बट आई एम नॉट वेरी श्योर टू बी ऑनेस्ट। बेरूबारी केस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा आया था? कन्फ्यूजन C और D में होना चाहिए कि या तो 99th अमेंडमेंट है 1960 या 11th अमेंडमेंट है 1961, लेकिन मेरा गेस कह रहा था कि 1960 में ही डी बेरूबारी जजमेंट आया था, तो 1961 होना चाहिए, तो मैंने D मार्क किया है, बट इट कैन बी C ऑल्सो, थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद रिपग्नेंसी के केस में आर्टिकल 254 है, क्योंकि 248 तो वो 248 होता है रेसिड्यूरी पावर, 253 होता है वो वाला इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के केस में। आई थिंक इट शुड बी 254, 256 तो जाता ही नहीं वहाँ तक। उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश तब तक रहेगी 15 ईयर्स। कैसे? आप ऐसे याद कीजिए कि ये चैलेंज आया था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में कि अब हिंदी के लिए क्या करना चाहिए, इंग्लिश हटाना चाहिए या नहीं। तो 1965 मतलब 15 साल हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन चलते हुए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट कोई रिजर्वेशन नहीं होगा ऑन सिंगल पोस्ट इन द कैडर। सॉरी ये मुझे नहीं आता था, बट मैंने फिर गेस किया कि चंद्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार होना चाहिए। मतलब देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न, लेकिन मुझे लगा कि भाई चंद्रधर पासवान एज दैट बाई द टाइटल उनको रिजर्वेशन के लिए हो सकता है फाइट मारे होंगे, बट आई माइट बी रॉन्ग। ये तो मतलब 25% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। उसके बाद अगर हरासमेंट हो रहा है ऑफ अ वुमन एट हर प्लेस ऑफ वर्क, तो उसकी राइट टू लाइवलीहुड वायलेट होगी, आर्टिकल 19(1)(g। उसके बाद 25(2)(b जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, और 26(b) या हेलो हाय गो स्ट्रेट। ओके, तो 26(b) इसमें हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात हुई होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद IPC में 1860 कब नहीं अप्लाई होगा? एनी ऑफेंस, इसका आंसर 3 होगा। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों तो एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती हैं, तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं, मतलब 2 में भी अप्लाई होगा, 1 में भी अप्लाई होगा, लेकिन 3 में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला है कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन एनी कंट्री, नहीं लोकेटेड इन इंडिया। ये IT एक्ट ने अमेंडमेंट से डाला था, तो इसलिए 3 गलत है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग अंडर IPC? इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि आप वैसे तो 5 टाइप लिखे हुए हैं, लेकिन इम्प्रिजनमेंट को 2 तरह के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, रिगरस और सिंपल। मैंने 5 मार्क किया है। मेरा लॉजिक बस ये है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को उन्होंने अलग एक पनिशमेंट बनाया है, और एनी इम्प्रिजनमेंट अदर देन लाइफ को अलग इम्प्रिजनमेंट बनाया है। तो इनको अगर रिगरस और सिंपल को भी अलग टाइप में देखना होता तो उसको भी अलग बना सकते थे, इन्होंने नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने 5 मार्क किया है, बट हो सकता है 6 भी सही हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि आंसर क्या आता है। अब उसके अलावा अगला क्वेश्चन 65 है कि अम्यूज़मेंट के लिए खेल रहे थे इस फेंसिंग में, प्लेइंग फेयरली, A हर्ट्स जी को यहाँ पे गिल्टी माइंड है नहीं, देयर इज नो ऑफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, इसका आंसर C होगा, क्योंकि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट था और आप उसके लिए डेथ करोगे, प्राइवेट डिफेंस तो भाई ऐसा नहीं चलेगा काम।
उसके बाद आईपीसी के किस सेक्शन में बेनिफिट वर्ड डज नॉट इंक्लूड पेक्यूनियरी बेनिफिट। अब वैसे स्पेसिफिकली कुछ मुझे दिखा नहीं, लेकिन मैंने सेक्शन 89 मार्क किया क्योंकि सेक्शन 370 है ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे तो बेनिफिट पेक्यूनियरी बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पेक्यूनियरी बेनिफिट के लिए आपको ट्रैफिक कर रहा हूँ तो ये गलत बात है। 155 156 में राइट से रिलेटेड बात है, तो अपने पेक्यूनियरी बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ तो भी गलत है। तो मुझे लग रहा है सेक्शन 89 में नहीं होना चाहिए, बट अगेन दिस वॉज अ लॉजिक दैट आई यूज्ड, आई माइट बी रॉन्ग हियर। 68 क्वेश्चन पे वुमेंस व्हील आप उतार रहे हैं विदाउट हर कंसेंट इंटेंडिंग टू अनॉय हर, तो ये क्रिमिनल फोर्स है। दिस इलस्ट्रेशन वाज गिवन। अगर सपोज इसमें इंटेंशन टू अनॉय हर नहीं रहता तो ये सिर्फ फोर्स होता, वैसे फोर्स का ऑप्शन था ही नहीं, तो इसलिए क्रिमिनल फोर्स, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। वी कम टू 69 फॉर अ पर्सन हु मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर में बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग। ये आई थिंक सेक्शन 363 है ये, वो किडनैपिंग और एबडक्शन वाले सीरीज़ में, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन से पनिशेबल होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट में बी गिवन टू एक्स फॉर द एक्ट कमिटेड बाय हिम डिफेमेटरी लाइबल, तो ये मैक्सिमम 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स और विथ फाइन। अभी राहुल गांधी को 2 साल मैक्सिमम दे दिया गया था, तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। असिस्टेंट सेशन जज ट्राई कर सकता है, मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स दे सकता है, तो इसका आंसर, लेकिन क्वेश्चन था सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, तो सही बात है। वी कम टू 72। अब इसको ध्यान से पढ़िए। वैसे तो सेक्शन 43 में दिया हुआ है या 42 में कि आप प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, बट ये कह रहा है कि अगर उसको अरेस्ट कर लिया और पुलिस री अरेस्ट कर रही है, कब पुलिस री अरेस्ट करेगी? इफ़ सच पर्सन कम्स अंडर सेक्शन 41, ये ध्यान रखिएगा। प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट कर लिया अंडर सेक्शन 43 और 42, मुझे आई थिंक इट शुड बी 43। अब उसको पुलिस री अरेस्ट कर रही है अगर वो पर्सन सेक्शन 41 में फॉल करता तो। उसके अलावा 125 में वाइफ इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अगर वो वॉलंटरीली रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड। हस्बैंड प्रिज्यूम्स, ये नहीं होगा, अगर ये प्रूव हो जाता तब उसको नहीं मिलता। प्रिजम्पशन तो यार कोई भी प्रिजम्पशन करेगा कि नहीं यार वो अडल्ट्रस रिलेशन में रह रही इसलिए मैं नहीं दूंगा, किसी को पैसा देना अच्छा तो लगता नहीं है। प्रोसीजर इज डेल्ट अंडर 164A और CRPC, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, कोई डाउट नहीं। देन वी कम टू सेक्शन क्वेश्चन 75, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। इसमें व्हाट इज इनकरेक्ट, तो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस है, इनकरेक्ट, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, इट कैन बी यूज्ड ओनली एज एन एड टू जो भी प्रोसेस चल रहा है, बाकी सब चीज़ें सही है। उसके बाद कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें किस केसेस में मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द चार्ज। तो इसमें जैसे कुछ ऑफेंस है जिसमें चार्ज से क्लियर अपने आप हो जाए, सपोज थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, तो ये उसमें चार्ज में लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि भाई मैंने कैसे थेफ्ट किया या कहाँ थेफ्ट किया। थेफ्ट इन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। ऑन दी अदर हैंड चीटिंग, तो मैनर ऑफ चीटिंग, क्योंकि उसके बेसिस पे पनिशमेंट आपको ज़्यादा का मिल सकता है। डिसोबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ लॉ, विच लॉ, किसका डायरेक्शन था, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स एविडेंस, कहाँ कौन सा एविडेंस फॉल्स है, कहाँ मैंने फॉल्स एविडेंस दिया। समरली किसको ट्राई कर सकते हैं, ऑफेंस पनिशेबल विद, मतलब समन्स किसको समरली ट्राई किया ही जा सकता है, इसलिए इसका आंसर सी है, 2 ईयर्स। और भी चीज़ें हैं जो समरली ट्राई की जा सकती हैं, हम लोग देख सकते हैं सेक्शन 265 के अराउंड जो होगा ये। वी कम टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सेक्शन 395। वी कम टू क्वेश्चन 79, मे नॉट बी ग्रांटेड बेल फॉर अंडर सेक्शन 438, तीनों इसमें सब हैं। AB वो 12 साल वाला, DA DB और इनफैक्ट जो सब सेक्शन 3 और सेक्शन 376 वैसे बस, तो इसलिए तीनों ऑप्शन हैं यहाँ पर। उसके बाद इनक्योरेबल क्या विशिएट प्रोसीडिंग्स कर देगा अगर मैजिस्ट्रेट इफ़ इज़ नॉट एम्पावर्ड करेगा, एक क्वेश्चन नंबर 80। तो इफ़ ही अटैचेज प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, पूरी लिस्ट दी हुई है वहाँ पे ये दिया हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं दिए हुए थे। तो सेक्शन 83 वाले प्रॉपर्टी अगर वो अटैच कर लेगा तो अच्छा। इससे मुझे याद आया, आप देखे होंगे यूनिवर्सल आप लेकर जाइए या जो कोई भी लेकर जाइए कमेंट्री वाले, आई एम नॉट प्रोमोटिंग यूनिवर्सल, कोई रोक नहीं रहा था, इसलिए आई विल बी वेरी हैप्पी अगर किसी ने पैसे खर्च नहीं किए होंगे बेरा खरीदने में। 81 पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग मटीरियल फॉर डिसाइडिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इन द लाइट ऑफ CPC। ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होगा,
प्लेन्ड के बेसिस पे या अवेयरमेंट्स मेड इन द रिटन स्टेटमेंट। अब इट्स अ बिट डाइसी क्वेश्चन। वैसे तो ज्यूरिसडिक्शन प्लेन्ड के बेसिस में ही डिसाइड होता है और आप होते हैं डोमिनस लेटर्स, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज किया जा सकता है रिटन स्टेटमेंट के बेसिस पे जो लिखा होगा। तो इसलिए मैंने तो वैसे बोथ ए एंड बी मार्क किए हैं, बट अगेन इट्स अ बिट डाइसी क्वेश्चन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्राइड एज सूट ऑफ सिविल नेचर अंडर सेक्शन 9। तो इसमें सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, अगर सपोज़ कोई सबरीमाला में कोई वुमन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज को वर्शिप करने का राइट नहीं दिया हुआ था, तो इस पर सूट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपना फंडामेंटल राइट वायलेशन मान के रिट करते हैं लोग। तो मैंने इसका आंसर डी मार्क किया है। रेस जुडिकाटा का जो एक्सप्लेनेशन, रेस जुडिकेटा का एक्सप्लेनेशन 6 है, वो कहता है कि रेस जुडिकेटा अप्लाइज इवन फॉर रिप्रेजेंटेटिव सूट। कोर्ट विल नॉट इशू समन्स फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट। तो बाकी सब चीज़ें सही हैं। वुमन टू हुम सेक्शन 132 ऑफ CPC डज नॉट अप्लाइज। 132 में लिखा हुआ है कि जो वुमन है, जो पर्दा नशीन वुमन है या जो कस्टम में बाहर आना नहीं होता है, तो उनके लिए नहीं मतलब पर्सनल अपीयरेंस होता है। तो अगर नहीं अप्लाई करेगा तो आना होगा। वैसे हो सकता है क्वेश्चन कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक्चुअली उसमें 50 माइल्स और 200 माइल लिखा हुआ है। बट नेवरदलेस डी इज़ द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कहाँ पे प्लेंटिफ इज प्रेक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट, अगर डिसमिसल ऑफ सूट, क्योंकि बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर, इसीलिए हमें हमेशा अपने सूट में तो जाना पड़ता ही है। हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्स मे एन एडजर्नमेंट बी ग्रांटेड टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? 3 टाइम्स लिखा हुआ है उसमें। ऑर्डर आई थिंक 17 डील्स विद एडजर्नमेंट, उसके रूल 1 में ही लिखा हुआ है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 87। Which of the following amendment act made the provision in the code of CPC to produce a witness without a summons? तो रूल 1A ऐड हुआ था 1976 अमेंडमेंट से। आंसर ए होगा इसका। Which of the following is not included in the word costs as provided under code of CPC 1908? तो ऑर्डर 20A डील्स विद कॉस्ट, उसमें लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं लिखे हुए हैं, उसमें कई 5-6 चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि कॉस्ट में आएंगे। डिफेंडेंट टू एंटर अपीयरेंस फॉर फाइलिंग एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ समन, अगर समरी सूट में उसको कितने दिन में आना पड़ेगा फाइल करने के लिए? 10 दिन में, 10 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स। वी कम टू क्वेश्चन 90। इसमें है कि अच्छा, ये भी थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए था कि किस केस में अपीलेट कोर्ट में रेमिट एन इशू फॉर रीट्रायल टू लोअर कोर्ट। तो मैंने तो इसका आंसर मार के ऑर्डर 41 रूल 25। रूल 23 में वो रिमांड करता है पूरा केस को, यहाँ पे बस बोला कि रेमिट एन इशू फॉर ट्रायल टू द लोअर कोर्ट, और सिर्फ इशू स्पेसिफिक इशू कहता है, ऑर्डर रूल 25 में रेमिट करता है। बट इट्स थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि उसमें भी रिमांड के टाइम पे कुछ इश्यूज स्पेसिफाई कर सकता है जिनको दोबारा हियर करना चाहिए। तो इसलिए ई और डी में कन्फ्यूजन है, मैंने तो डी मार्क किया है। वी कम टू क्वेश्चन 91। आप बताइएगा आपने क्या मार्क किया है, लेट अस सी कि किसका सही होता है। क्वेश्चन 91। A is accused of murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as relevant fact forming part of same transaction? तो obviously जो before the day of beating उसने जो कहा वो same transaction नहीं होगा, बाकी सब होंगे। Again this is the most correct answer. Which of the following provisions of the Indian Evidence Act says that confession to police officer shall not be proved against him? Section 25. Which of the following provisions of Evidence Act dying declaration may be admitted as evidence? Section 32. और ये तो याद ही होगा आपको। Correct regarding to Indian Evidence Act pertaining to proof of contents of document. Contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence. अब क्वेश्चन 95 ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और इनफैक्ट ये PYQ से रिपीटेड आ रहा है। लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन 96। क्लैरिफाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस, अनवर PV वर्सेस PK बशीर, ये हमने सब पढ़ा हुआ है जजमेंट। क्वेश्चन 97। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इन द लाइट ऑफ एविडेंस एक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसके बाकी सब करेक्ट है। एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर्स एडमिटेड, नो। सेक्शन 30 में लिखा होगा एडमिशंस में आर नॉट कंक्लूसिव बट मे एक्ट एज स्टॉपेल, तो इसलिए एडमिशन में ऑपरेट एज स्टॉपेल, वो तो सही है, बट बी गलत है। डी तो डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन ही है, सही होगा ही। 98। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ एविडेंस एक्ट इज एक्सेप्शन टू हियरसे रूल? तो वैसे तो सेक्शन 32 के सारे होने चाहिए, बट सेक्शन 32(1) मतलब मैंने बी मार्क कर दिया है, कोई मेरे हिसाब से सभी होने चाहिए थे, बट लेट अस सी।
और उसके बाद वी कम टू 99, 32 1B मैंने मार्क किया था, 98 बेस क्वेश्चन में एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकग्नाइज्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। निगोसिएशन नहीं, अगर आप सेक्शन 89 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, मीडिएशन, लेकिन निगोसिएशन नहीं लिखा है। तो CPC में निगोसिएशन वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। और 100 लोक अदालत कैन नॉट डील विद ऑल क्रिमिनल मैटर्स, इसलिए ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों आई एम प्रिटी श्योर कि आपने जो भी तैयारी की होगा, जिस तरह भी किया होगा, आप हम लोग इस लक्ष्मण रेखा के उस पार मिलेंगे। और इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी बस ये है कि आपको बेरैक्ट में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और PYQ ज़रूर देखना चाहिए इन सब एग्ज़ाम्स के लिए। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्या क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं घर जाकर अभी देखकर बताता हूँ। बाय बाय दोस्तों, and let us hope that we become advocates sooner than later.